नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, अब तक के हम 4 लेक्चर में वायसराय, उनके कार्यकाल अवधि के दौरान होने वाली कुछ प्रमुख घटनाओं और उनके द्वारा कुछ नए इनिशिएटिव के बारे में पढ़ चुके हैं। हम और वायसराय के बारे में पढ़ेंगे इस भाग 5 में। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 5। इससे पहले दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, एक खबर है कि जो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, ये नॉलेज स्ट्रीम की क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ सब्जेक्ट जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ले लो या पॉलिटी ले लो, उससे जुड़े हुए सवालों को डिस्कस कर रहे हैं जो भी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, और उनसे जुड़े और तथ्यों को भी शामिल कर रहे हैं ताकि वो सवाल और टॉपिक आपके लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और आप जो है ना अगले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए और उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर लेते हैं। इस सीरीज से जरूर जुड़े। ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज है। अब तक के 10 लेक्चर हो चुके हैं और ये हमारी पॉलिटी की सीरीज है। आप इसको ज्वाइन करें और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। जो भी तैयारी से जुड़ा हो उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। और इस अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप जो बेल आइकन जरूर दबा लें और प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए आज स्टार्ट करते हैं भाग 5 वायसराय। उनके पहले वायसराय हैं लॉर्ड इरविन, जिनकी कार्यकाल अवधि 1926 से 31 ईस्वी के मध्य थी। उनके कार्यकाल के दौरान कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाल देते हैं। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी आई थी, हरकोर्ट बटलर कमेटी। इसको हरकोर्ट बटलर समिति 1927 के नाम से जानी जाती है। इसको भारतीय राज्य समिति भी बोला जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो सर्वोपरि शक्ति जो कि क्राउन था यानी ब्रिटिश महारानी और प्रिंसिपल राज्य के राजा यानी जो प्रिंसली स्टेट थे इंडियन गवर्नमेंट, उनके बीच में संबंधों की जांच करना और संबंधों को स्पष्ट करना था। ये बहुत ही इंपोर्टेंट कमेटी है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में एक बार कि हरकोर्ट बटलर समिति किससे संबंधित है। ये बेसिकली एक भारतीय राज्य समिति है और जो क्राउन और प्रिंसली स्टेट है उनके बीच के संबंधों को स्पष्ट करती है। इस समिति ने कुछ प्रमुख सिफारिश भी दी गई थी और ये मैंने यहाँ पर मेंशन की है, आप उनको देख लीजिएगा। सबसे पहली सिफारिश पैरामाउंट के सर्वोच्च होना चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो राज्यों को ब्रिटिश भारत में एक भारतीय सरकार को नहीं सौंपना चाहिए बल्कि पैरामाउंट के पास ही रहना चाहिए, यानी क्राउन का ही उन पर नियंत्रण होना चाहिए। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन आया था, साइमन कमीशन, जो कि 1927 में भारत का दौरा किया था। बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन था, लोग बाग जानते होंगे इसके बारे में। ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तत्वावधानों के अनुसार इसको बनाया गया था। तो जो साइमन कमीशन 1927 का रिलेशन है वो भारतीय सरकार का अधिनियम 1919 से है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो शासन योजना जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लॉन्च की गई थी, जारी की गई थी, उसके जांच करना, उसमें जो कुछ अगर सुधार करने की गुंजाइश है उनको सुझाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ये बेसिकली जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था उसके 10 साल बाद घोषित करना जाना था इस समिति का, लेकिन 2 साल पहले इसका गठन कर दिया गया था। ये समिति इसलिए इनफेमस हुई थी क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और सभी साथ के साथ सदस्य ब्रिटेन के 3 राजनीतिक दलों के थे। और कांग्रेस ने इसका इसलिए विरोध किया था कि जो भारत में संविधान निर्माण में कोई भी भारत का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, इसके अगेंस्ट जो है उन्होंने विरोध किया था। और ये विरोध किया था उन्होंने, मद्रास सत्र हुआ था उसी साल 1927 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, एम.ए. अंसारी ने। तो इसी मद्रास सत्र में कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया गया था। इस समिति के बाद एक प्रमुख घटना हुई थी कि जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वो भी इस समिति पर विभाजित हो गई थी। इसके 2 पार्ट हो गए थे। एक पार्ट में मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने आयोग के बहिष्कार करने का समर्थन किया था, वहीं पार्टी के दूसरे व्यक्ति मोहम्मद शफी ने इसका समर्थन किया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी साइमन कमीशन का विरोध किया था उसमें बहुत पार्टियां शामिल थी। उस टाइम की सबसे जितनी भी पार्टियां थी, लेकिन केवल 2 पार्टियां थी जो उनका समर्थन कर रही थी। एक थी शफी ग्रुप की मुस्लिम लीग और दूसरी थी जस्टिस पार्टी जो मद्रास की थी। ये 2 पार्टी के अलावा सभी पार्टियों ने इसका विरोध किया था। 2 पार्टी बहुत इंपोर्टेंट है, शफी ग्रुप की मुस्लिम लीग और जस्टिस पार्टी मद्रास की। और ये जो साइमन कमीशन है 3 फरवरी 1929 को, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। 3 फरवरी 1929 को मुंबई पहुंचा था और वहाँ उसको जो है ना उसका विरोध करने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट नारा दिया गया था, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, और काले झंडे भी दिखाए गए थे। और इसी का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक बड़े पैमाने पर विरोध का
एक प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था और लाठीचार्ज में उसके पश्चात जो घायल भी हो गए थे, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट से संबंधित जो है ना, साइमन कमीशन जब भारत आया था उससे संबंधित हमने कुछ बातों को जान लिया। यहाँ एक बहुत इंपोर्टेंट रिपोर्ट का जिक्र होता है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928। जैसे कि हम जानते थे, साइमन कमीशन 1928-29 में 2 बार भारत का दौरा किया था और फाइनली 1930 में अपनी रिपोर्ट उसने सौंपी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को। उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिरकेनहेड। उन्होंने भारत को चुनौती दी थी, भारत में जो भी राजनीतिक दल थे उनको चुनौती दी थी कि भारत के संविधान निर्माण का मसौदा तैयार करने के लिए। तो उसी चुनौती को स्वीकार किया था और बाद में फरवरी और मई में 1928 में बॉम्बे में अखिल पार्टी सम्मेलन हुआ था और उसमें भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रावधान को पारित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है बॉम्बे 1928, जिसमें अखिल पार्टी सम्मेलन हुआ था। किस पर्पज के लिए? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए। और ये मसौदा मोतीलाल नेहरू के अंतर्गत तैयार किया गया था। वो उस जो समिति बनी थी उसके चेयरमैन थे और इस समिति में 8 सदस्य थे। उन 8 सदस्यों के नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जान लेते हैं। जो मोतीलाल नेहरू थे वो चेयरमैन थे। अन्य सदस्य के रूप में सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, MS अनय, मंगल सिंह, अली इमाम, शुभ कुरैशी और GR प्रधान, ये प्रमुख लोग थे जो इस समिति के सदस्य थे। जो इस समिति की रिपोर्ट थी वो लखनऊ सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का 1928 को ही, और जिसकी अध्यक्षता की थी MA अंसारी ने। तो वहां पर इस समिति की रिपोर्ट को सबमिट किया गया था और ये रिपोर्ट जो फाइनली कहलाई नेहरू समिति रिपोर्ट कहलाई 1928। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस समिति के प्रमुख बिंदु था जिसपे लोगों की राय जो है ना, वो राजनीतिक दल थे और जो राजनीतिक थे उनके विचार भिन्न थे। और वो प्रमुख बिंदु था जो उसमें भारत के प्रभुत्व की बात की गई थी, जबकि कुछ लोग चाहते थे पूर्ण स्वतंत्रता की बात, मतलब भारत को डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी उस रिपोर्ट में कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, दिया जाए। लेकिन जो कुछ राजनीतिक थे वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। उनमें से जो प्रमुख थे वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। इसी के पश्चात 1929 में लाहौर का सत्र होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण आजादी के लिए पूर्ण स्वराज संकल्प पारित किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्ण स्वराज संकल्प किसने पारित किया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कहां पर? लाहौर सत्र में। कब हुआ था? 1929 को। इसी के पश्चात ही केंद्रीय प्रांतीय विधायकों को बहिष्कार करने का और भविष्य में चुनाव को भी बहिष्कार करने का एक निर्णय लिया गया और सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को शुरुआत किया गया। लाहौर सत्र के बाद ही जब पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसके पश्चात जो 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930, ये दो महत्वपूर्ण डेट है। और इसकी आधी रात को, मतलब 31 जनवरी 1929 की आधी रात और 1 जनवरी 1930 की जो सुबह होने वाली थी, तो नेहरू ने रावी नदी के किनारे लाहौर में भारत की आजादी का झंडा फहराया। और उसी के पश्चात जो 26 जनवरी 1930 थी उसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया। 26 जनवरी 1930 ये दिन महत्वपूर्ण था, इसलिए जो हमारा संविधान लागू हुआ उस 26 जनवरी को ही याद में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसी दिन की याद में। और ये सारी घटनाएं हो रही हैं लॉर्ड इरविन के कार्यकाल अवधि 1926 से 31 ईस्वी के मध्य थी। उसी के पश्चात ही महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता घोषित करने की घोषणा की और उन्होंने कांग्रेस को ये समय, स्थान और मुद्दा तय करने के लिए बोला और सविनय अवज्ञा का शुरू होना इसी से स्टार्ट होता है। गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का फैसला लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, जिस पर अंग्रेजों ने कर लगाया था और गरीबों को प्रभावित किया था। इसलिए उन्होंने नमक कानून को लिया इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत, ताकि छोटे से छोटा नागरिक भी जो है ना देश की आजादी के लिए जुड़ जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह, इनके बारे में जान लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन एक भाग के रूप में कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और दांडी मार्च भी बोलते हैं। 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई और कहां से हुई? साबरमती आश्रम से, जो कि दांडी गांव के निकट समुद्र तट के पास तक ये दांडी यात्रा शुरू हुई और ये 24 दिनों की यात्रा थी। तो इसकी शुरुआत हुई साबरमती आश्रम से और खत्म हुई दांडी गांव, जो कि समुद्र के निकट था। और ये 24 दिनों की यात्रा थी और 390 किलोमीटर की दूरी को तय किया गया था इन 24 दिनों में।
तो इस प्रकार से हमने दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, सविनय आंदोलन के बारे में जाना और ये सब हुआ था लॉर्ड इरविन के कार्यकाल अवधि के दौरान। कार्यकाल अवधि 1926 से 31 ईस्वी के मध्य थी। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 भी लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था और जो चला था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के मध्य। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और उस समय वहाँ के जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो रामसे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इससे जो सम्मेलन हुआ था इसका कोई परिणाम नहीं हुआ था क्योंकि कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 जिसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1930, क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है तो ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद गांधी इरविन संधि हुई थी 1931 में। प्रथम गोलमेज की विफलता के बाद भारतीय लिबरल पार्टी के कुछ समर्थकों, जिनमें तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री ने वायसराय से बात करने के लिए गांधी से अपील की थी। जो गांधी इरविन संधि हुई थी 1931 को, उसमें जो प्रमुख लोग शामिल थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय लिबरल पार्टी के सदस्य कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, CY चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री। उसके पश्चात क्या हुआ था? इस टॉक या बात के लिए गांधी इरविन संधि के लिए कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया गया था जेल से और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो क्रोनोलॉजी में पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 को हुआ। उसके बाद गांधी इरविन संधि हुई थी 5 मार्च 1931 को। क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं, आप यूपीएससी यूपीपीसीएस का पेपर उठा के देख लीजिए तो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, इसलिए इनको याद रखिएगा। उसी के पश्चात जो है ना कांग्रेस कराची सत्र हुआ था कांग्रेस का 1931 ईस्वी में और जिसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने, और इसमें औपचारिक रूप से गांधी इरविन संधि को समर्थन दे दिया गया था। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके पश्चात कराची सत्र हुआ 1931 को ही और सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की। इसी तरीके से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व करने का जो है ना निर्णय लिया और यह डिसाइड किया कि वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। और उसी सत्र में मूलभूत अधिकारों, आर्थिक नीति और कराची संकल्प को अपनाया गया। यहाँ पर एम.एन. रॉय ने कराची संकल्प के मसौदे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एम.एन. रॉय वही थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान निर्माण की बात कही थी और कम्युनिस्ट मूवमेंट के पायनियर अग्रणी माने जाते हैं। कराची सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी सत्र के बाद पहली बार हम लोगों को स्वराज का अर्थ क्या है ये स्पष्ट हो गया था। इसी के पश्चात ही लाहौर संयंत्र मामला होता है 1928-31 में, और जो कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य, जिसमें भगत सिंह, शिवराम हरी, राजगुरु और सुखदेव ने, जो उस समय जिसने लाठीचार्ज का नेतृत्व किया था, डीएसपी जेपी सॉन्डर्स को मारने की साजिश रची और इसी की लाहौर संयंत्र मामला बोला जाता है। और इन्हीं लोगों ने जो है ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों ने बम विस्फोट भी किया था। कहाँ पर? जो कि विधानसभा में। और ये रक्षा अधिनियम 1915 वहां पर पारित हो रहा था, उसके विरोध में ये बम फेंका था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा अधिनियम उस समय पारित हो रहा था जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने बम विस्फोट किया था विधानसभा में। वो था रक्षा अधिनियम 1915 में, यानी डिफेंस एक्ट 1915। ये थे लॉर्ड इरविन के कार्यकाल अवधि के दौरान चटगांव आर्मी रेड हुई थी 1930 ईस्वी में। चटगांव एक शस्त्रागार था ब्रिटेन का, ब्रिटिश आर्मी का, और ये चटगांव जो कि इस समय प्रेजेंट बांग्लादेश में वहां पर था। जो चटगांव आर्मी रेड थी वो सूर्यसेन के नेतृत्व में रेड डाली गई थी, जो कि इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे और चटगांव विद्रोह को उन्होंने सफल नेतृत्व किया था। इसमें जो उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था और टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्यालय को भी ध्वस्त कर दिया गया। जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी है, इससे जो प्रमुख 2 लड़कियां थी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई। प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त, ये प्रमुख जो है ना लड़कियां हैं जिन्होंने IRA में शामिल होकर इस जो चटगांव आर्मी रेड है उसको सफल बनाया था और सूरसेन का साथ दिया था। प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्ता। इस तरीके से हमने लॉर्ड इरविन जिनकी कार्यकाल अवधि 1926 से 31 ईस्वी के मध्य थी उनके बारे में डिस्कस किया।
और उनके कार्यकाल के दौरान ही बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप भी लिए गए थे, गोलमेज सम्मेलन वगैरह, उनके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वायसराय के बारे में पढ़ते हैं, वो है लॉर्ड विलिंगटन, जिनकी कार्यकाल अवधि 1931 से 1936 ईस्वी के मध्य थी। इनके कार्यकाल के दौरान दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, इसकी डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है क्रोनोलॉजी के। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 7 सितंबर 1931 को इंग्लैंड में शुरू होता है। गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और सरोजिनी नायडू ने भी भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू भी इसमें शामिल हुई थी और उन्होंने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। ये जो सम्मेलन था, ये इसमें गतिरोध हुआ और सम्मेलन विफल रहा और ये 11 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। 7 सितंबर 1931 से चालू हो गए। कारण क्या था कि सभी अल्पसंख्यकों, जिनमें सिखों को छोड़कर, जैसे मुसलमान, दलित, ईसाई, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, सबने अलग अलग जो इलेक्टोरल है उसकी मांग की थी, मतदाताओं की मांग की थी। इसी के साथ ही जैसे दूसरा गोलमेज सम्मेलन समाप्त होता है 11 दिसंबर 1931 को, दूसरे चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता है, जो कि 1931 से 34 के मध्य रहा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी वापस लौटा तो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया, लेकिन उसी तुरंत ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन को कुचल दिया गया। यहाँ पर कम्युनल अकॉर्ड और पुनः संधि 1932 के बारे में जान लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह जोरों पर था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उस समय रॉमसे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता भी की थी, 16 अगस्त 1932 से, बहुत ही इंपोर्टेंट डेट है, विधायकों में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव लाने वाले सांप्रदायिक पुरस्कार यानी मैकडोनाल्ड पुरस्कार की घोषणा की। ये बहुत ही इनफेमस इंसिडेंट था जो कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये जो अवार्ड था ये सांप्रदायिक पुरस्कार था। इसमें मुसलमानों, यूरोपीय सिखों, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियंस, डिप्रेस क्लासेस, यहाँ तक कि मराठों के लिए भी अलग अलग मतदाताओं को प्रदान किया गया था। और जो ये कम्युनल अवार्ड था, इसका प्रमुख उद्देश्य था कि सांप्रदायिक पुरस्कार का बेसिकली कि राष्ट्रवाद को हड़पना था और समुदायों और हितों के विभिन्न क्षेत्रों के प्रति संकीर्ण निष्ठा पैदा करना था। मतलब एक दूसरे के प्रति जो है ना विरोध की भावना को उजागर करना था। या फिर इस जो अवार्ड हुआ था, उस अवार्ड से गांधी जी इसलिए चुप थे क्योंकि जो दलित वर्ग था उनके लिए भी अलग मतदाताओं का प्रावधान था इसमें, और इस तरीके से हिंदुओं में भी एक विभाजन की रेखा खींच गई थी। स्पष्टता के लिए अलग अलग मतदाता के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सक्रिय प्रयास किया था और उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार आया था। वो कौन से राजनेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वो थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और इसी के तहत 20 सितंबर 1932 को गांधी जी जब यरवाड़ा जेल पुणे में थे, वहां पर उन्होंने मृत्यु तक अनशन पर बैठने का जो है ना निर्णय लिया, क्योंकि वो हिंदू विभाजन के विपरीत थे। यानी जो कम्युनल अवार्ड हुआ था वो जो दलित वर्गों के लिए हुआ था उसके खिलाफ थे और हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए उनका प्रयास करना चाहते थे। उसके कुछ ही समय पश्चात 25 सितंबर 1932 को गांधी और अम्बेडकर के बीच में समझौता, जिसे पुनः संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के अंतर्गत जो हिंदू में मतों का विभाजन नहीं होगा, बल्कि जो सीटें होंगी उनको डिवाइड कर दिया जाएगा और दलितों के लिए कुछ सीटों को रिजर्व रखने का प्रावधान किया गया था। इसी के पश्चात तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है जो कि 1932 में होता है, जो स्टार्ट होता है नवंबर 1932 ईस्वी से। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन फिर से लंदन में आयोजित होता है और कांग्रेस को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसलिए हम ये पढ़ चुके हैं जैसा कि पहले में नहीं लिया था, तीसरे में नहीं लिया था, केवल दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन होता उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और इसमें ब्रिटेन की लेबर पार्टी भी शामिल नहीं हुई थी। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर जो चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज यानी विश्वविद्यालय जो कि इंग्लैंड में था, उसके छात्र थे, उन्होंने ही पाकिस्तान यानी पवित्र भूमि नाम प्रस्तावित किया था और वो भारत के लिए, भारत से अलग होकर एक नया देश बनेगा, ये भी उन्होंने प्रस्ताव किया था। चौधरी रहमत अली, जिन्होंने
पवित्र भूमि या पाकिस्तान नाम दिया था इसी गोलमेज सम्मेलन के दौरान। इसके गोलमेज सम्मेलन जब अंत हुआ तो उसके पश्चात जो है ना भारत सरकार अधिनियम 1935 का मसौदा तैयार किया गया। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने जो वायसराय के भाग 5 है उसमें इरविन और लॉर्ड विलिंगडन के बारे में जो हमने स्टडी किया, क्योंकि बहुत सारे इवेंट हुए थे उनका क्रोनोलॉजी इन दोनों जो वायसराय थे इनके जो कार्यकाल के दौरान जो भी इवेंट हुए थे उनसे बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर उठा के लीजिएगा, इसलिए ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका बार बार रिवीजन कर लें। ये लेक्चर आज हम यहीं समाप्त करते हैं और समाप्त करने से पहले प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।